हेलो फ्रेंड्स, मैं सागर स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम्स फॉर लाइफ में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। और दुआ भी यही करूंगा कि आप इसी तरीके से सलामत बने रहें। देखिए, जो हमने पिछली जो मेरी सीडीबी क्लास मैंने आपके लिए अपलोड की थी, पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया था कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इनके क्या-क्या पार्ट हैं। और इसके अलावा मैंने आपको मेनली आपको डेवलपमेंट के जो मेजर पार्ट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए थे। एक बार मैं रिकंसीडर कर लेता हूँ आपके लिए कि मैं पिछली वीडियो में आपको बताना भूल गया था फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में। तो एक बार उसको रिकंसीडर कर लेते हैं। देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट में हमें दो चीजें पढ़नी है। एक है ग्रॉस मोटर स्किल्स और दूसरा है फाइन मोटर स्किल्स। अगर मैं अगर बात करूं ग्रॉस मोटर स्किल्स की, तो ग्रॉस मोटर स्किल्स में वो सभी एक्शंस आपके लिए कैलकुलेट होते हैं जो आप बड़ी मांसपेशियों की मदद से करते हैं, जो आपकी बॉडी की बड़ी मसल्स मिल करके कर रही होती हैं, वो काउंट किए जाते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स में। और अगर बात की जाए फाइन मोटर स्किल्स की, तो जहां पर छोटी छोटी मांसपेशियां आपस में मिल करके किसी भी काम को करने में आपकी मदद कर रही होती हैं, वो होते हैं फाइन मोटर स्किल्स। जैसे ग्रॉस मोटर स्किल्स का एक एग्जांपल है रनिंग, जहां पर आप की बड़ी मसल्स मिल करके आपको दौड़ने में मदद कर रही होती हैं। जबकि इसी की जगह बात की जाए फाइन मोटर स्किल्स की, तो फाइन मोटर स्किल्स में जैसे आपकी कढ़ाई बुनाई या फिर इसके बाद ड्राइंग आपके लिए कह सकते हैं, राइटिंग कह सकते हैं, यानी कि वहाँ पर कुछ जैसे आपकी उंगलियों में कुछ मसल्स का कोऑर्डिनेशन, छोटी छोटी मसल्स का कोऑर्डिनेशन मिल करके आपके लिए इस काम को करने में आपकी मदद कर रहा होता है, राइट। ये दोनों जो है ये साथ में भी हो सकती हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बार में ये दोनों नहीं हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप सभी क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में जब एक बॉलर बॉल डालता है तो वो अपने पूरे हाथ का भी इस्तेमाल कर रहा होता है, उसके बाद बॉल को स्विंग कराने के लिए, यानी कि जब वो बॉल को फेंकता है तो बॉल को टर्न या स्विंग कराने के लिए उंगलियों का भी इस्तेमाल कर रहा होता है। तो ये एक एग्जाम्पल आप कह सकते हैं। या फिर इसके अलावा अगर बात की जाए तो जैसे मान लीजिए कि आप बाइक ड्राइव कर रहे हैं, तो उस समय पर गियर चेंज करने के लिए आप पैर का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट अगर आपको इंडिकेटर देना है या फिर इसके अलावा हॉर्न बजाना है, तो उस केस में आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी दोनों स्किल्स आपके लिए इस्तेमाल हो रही हैं, राइट। तो देखिए, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा मेन, वो रहेगा हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, अनुवांशिकता एवं वातावरण। लिख ही देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि विकास और लर्निंग ये ऐसे प्रोसेस है जो ज़्यादातर हर चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं। मैंने पिछली क्लास में इसके रिगार्डिंग आपसे डिस्कशन किया था। एक बार समझते हैं कि हेरिडिटी क्या है। ये यानी जिसको मैं हेरिडिटी कह रहा हूँ, ये असल में है क्या? वो सब कुछ जो आपको किसी भी बच्चे को या किसी भी ऑफस्प्रिंग को उसके पेरेंट्स से मिलता है, वो सब कुछ काउंट किया जाता है हेरिडिटी में। यानी पेरेंट से जो कुछ भी एक ऑफस्क्रीन में जाएगा, वो सब कुछ हेरिडिटी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात की जाए तो आपके बालों का कलर हुआ, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल हुआ, इसके अलावा बात की जाए तो आपकी हाइट, आपका वेट, आपकी सोच या फिर आपके इमोशंस भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहते हैं। तो ये सब चीजें क्या है कि कहीं ना कहीं जीन्स ट्रांसफर हुई हैं। हेरिडिटी इसी को कहा जाता है कि इनहेरिट की है आपने अपने पेरेंट्स से, या फिर किसी भी ऑफस्प्रिंग ने इनहेरिट की है अब उस अपने पेरेंट्स से, राइट। अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जीन्स का जो ट्रांसफर होता है वो क्रोमोसोम्स के रूप में होता है। और ये क्वेश्चंस कभी कभार पूछ लिया जाता है कि कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसको भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए, टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं 46। अगर पेयर्स की बात की जाए तो पेयर्स होते हैं 23। इसमें जो 22 पेयर्स होते हैं ये ऑटोजोम्स होते हैं।
ऑटोसोम्स होते हैं। अगर इसी की बात की जाए, या ऑटोसोम्स का मतलब क्या है, एक जैसे, यानी कि मेल और फीमेल में एक जैसे होंगे। पर इसी के अलावा अगर बात की जाए, जो इसमें 23rd पेयर होगा, जो 23rd पेयर होगा उसे कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। यानी कि बच्चे का जो जेंडर है, वो ये जो 23rd क्रोमोसोम है ये डिफाइन करेगा कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। दोबारा से एक बार समझते हैं। 46 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर्स 23 होते हैं, 22 क्रोमोसोम सेम होते हैं, यानी ये एक्स एक्स या एक्स एक्स रहेंगे। इसके अलावा जो 23rd पेयर है वो डिसाइड करेगा कि बच्चा यानी लड़का होगा या लड़की होगी। एक बार इसके आगे समझते हैं। कभी कभार ये भी एक दो नंबर में पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैंने आपको ये भी आपके लिए कवर अप कर दिया है। देखिए, मेल अगर फीमेल की बात की जाए और मेल की बात की जाए, तो मेल के पास में एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट, और फीमेल के पास में एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर बात की जाए, अगर एक्स एक्स रहेगा तो फीमेल होगी, राइट, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स फीमेल के पास में है, अगर कोऑर्डिनेशन में जाकर के आगे एक्स एक्स ही बनता है तो ये कौन होगा, एक फीमेल चाइल्ड होगा। और उसी की जगह बात की जाए, यहां से एक्स आता है, यहां से तो एक्स ही आएगा और इधर की तरफ से वाई आएगा, तो उस केस में जो बच्चा होगा वो मेल होगा। यानी कि समझ यहां से ये समझ में आता है कि जो बच्चे का जेंडर होता है या जो बच्चे का सेक्स होता है वो डिपेंड करता है मेल क्रोमोसोम्स पर, राइट। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी, और जिन्होंने मेरी पहली वीडियो ना देखी हो सीडीपी की, तो रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जाकर के मेरी प्लेलिस्ट में चेक करिए और वहां से पहली वीडियो को देख सकते हैं। देन उसके बाद बात करते हैं इन्वायरमेंट की। देखिए, इन्वायरमेंट है क्या। अगर मैं बात करूं आपके लिए कि जो कोई भी चीज आपको हेरिडिटी से नहीं मिली है वो सब कुछ इन्वायरमेंट है। अब इन्वायरमेंट यानी कि आपका, इसके अलावा यानी कि जो कोई भी चीज, आपके बोलने का तरीका, आपकी लैंग्वेज, वो सब कुछ इन्वायरमेंट में आता है। जैसे कि अगर बात की जाए, ये दो तरीका होता है, एक यानी कि इन्वायरमेंट भी दो तरीके का होता है। कि अगर मैं बात करूं, जब आप गर्भाधान में थे, यानी कि जब आप अपने माता के गर्भ में थे, तब का इन्वायरमेंट अलग होता है। और जब आप यानी कि आप उसके बाद में, जब आप बर्थ के बाद की बात की जाए, तो उस समय इन्वायरमेंट अलग होता है, राइट। यानी इंटरनल और आउटसाइड, आउटसाइड आप एक बार कह सकते हैं। तो इंटरनल जैसे कि जब बच्चा गर्भाधान में होता है, जब गर्भ में होता है किसी भी लेडीज के, तो उस समय पर उस लेडीज से मना किया जाता है कि वो स्मोकिंग ना करे, क्योंकि उसका यानी उसकी हर एक एक्टिविटी का बच्चे पर फर्क पड़ता है। तो इन्वायरमेंट भी एक रोल एक प्ले कर रहा होता है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में, यानी इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो उसके बाद में अगर बात की जाए कि अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात की जाए, तो आपका जो सोशलाइजेशन है, कि किस तरीके के समाज में आप रह रहे हैं, आपकी आपकी पेरेंटिंग कैसी है, कि आपको जो आपके पेरेंट्स हैं वो किस तरीके से समझा रहे हैं, या आपका पालन पोषण कैसे कर रहे हैं, आपका न्यूट्रिशन कैसा है, आपकी ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, ग्रोथ रेट पर भी डिपेंड करेगा, राइट। तो देखिए, कहीं ना कहीं पर दोनों चीजों को अगर साथ में अगर देखा जाए, तो देखिए एक टर्म निकल करके आती है जिसे कहा जाता है, एक मिनट दीजिए। तो देखिए, दोनों चीजों को अगर साथ में देखा जाए, तो एक टर्म निकल करके आती है जिसे कहा जाता है नेचर नर्चर डिबेट।
नेचर नर्चर डिबेट। अब इसमें बात की जाए नेचर और नर्चर है क्या। देखिए आप जो बच्चे इंग्लिश को ठीक तरीके से समझ पाते हैं वो इससे रिलेट कर पा रहे होंगे। नेचर का मतलब नॉर्मली काफी लोग बोल देते हैं कि इस आदमी का नेचर खराब, राइट, या इस बंदे का नेचर सही नहीं है। तो नेचर से मतलब क्या है कि कहीं यहां पर इसका मतलब है हेरिडिटी से, यानी अनुवांशिकता से यहां पर इसका तात्पर्य है। और नर्चर से बात की जाए तो यहाँ नर्चर का मतलब क्या होता है, पोषण। तो पोषण कौन प्रोवाइड कर रहा है, इन्वायरमेंट। चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो। तो नेचर नर्चर डिबेट क्या कहता है कि कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है यानी जो विकास है वो इन दोनों का गुणनफलन है, यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है। यानी कि देखा जाए तो ऐसा तो नहीं है कि किसी की ये तो जरूर है कि हेरिडिटी का फर्क पड़ता है, पर इन्वायरमेंट का भी उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। जैसे कि अगर बात की जाए कि ये तो जरूर है कि जैसे किसी के कोई बच्चा है जिसके माँ बाप पढ़े लिखे हैं या फिर उनका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है वो बहुत अच्छा है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि बच्चा डम होगा। या फिर अगर बात की जाए इन्वायरमेंट की कि अगर एक बच्चा है जो कि मेंटली डिस्टर्ब है, यानी कि उसके कुछ डिसऑर्डर्स हैं उसके ब्रेन में, तो कितनी भी कोशिश की जाए वो आइंस्टीन नहीं बन सकता। यानी कि अगर हम उसे पढ़ाने की कोशिश करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यानी दोनों चीजें रोल प्ले कर रही हैं। पर उसी की जगह बात की जाए कि हेरिडिटी तो रोल प्ले कर ही रही है। काफी लोग यानी कि काफी जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने अलग अलग तर्क इस चीज को लेकर के दिए हैं कि कुछ ने कहा है कि केवल और केवल हेरिडिटी ही इंपॉर्टेंट है, कुछ ने कहा है केवल और केवल इन्वायरमेंट ही इंपॉर्टेंट है। बट एंड ऑफ द डे यानी कि इसके बाद में सिर्फ ये समझ में आया कि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है कि एक बच्चे के विकास के लिए। तो देखिए जैसे कि बात की जाए कि किसी बच्चे के जो माँ बाप हैं वो इंटेलेक्ट है यानी कि पढ़े लिखे हैं, और जैसे ट्विंस की बात कर ली जाए, मैं एक चीज और आपको यहाँ पर बताना भूल गया था, मैं उसको भी एक बार कवर अप कर लेता हूँ। देखिए एक बार ट्विंस की बात कर लेते हैं कि जुड़वा जो होते हैं। देखिए ट्विंस का मतलब क्या है, ट्विंस का मतलब है जुड़वा। जो ट्विंस दो तरीके के होते हैं, राइट। एक को बोला जाता है मोनोजाइगोटिक, और एक होता है डाइजाइगोटिक। जैसे कि वर्ड से ही मालूम पड़ रहा है, मोनो का मतलब है कि जो एक सिंगल सेल से फर्टिलाइज हुए हो, और डाइजाइगोटिक का मतलब होता है जो जिसमें दो जायगोट हो। तो देखिए यहां पर अगर बात की जाए, ये जो इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, आइडेंटिकल ट्विंस। और डाइजोगेट को एक नाम से और जाना जाता है, फ्रेटर्नल ट्विंस। देखिए इससे समझते हैं एक बार। मोनोजाइगोटिक में क्या है कि ये पहले तो एक ही सिंगल फर्टाइल यानी एक ही सेल से फर्टाइल हुए हैं, तो उस केस में क्या होगा कि ये सेम जेंडर के होंगे, दिखने में सेम होंगे, यानी लगभग सेम होंगे दिखने में। इनकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल होगा वो भी कहीं ना कहीं तक सेम होगा, यानी हर चीज में ज्यादातर सेम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बात की जाए, जैसे ये दो मार्कर हैं, ये आइडेंटिकल हैं, राइट, क्योंकि ये इन दोनों में डिफरेंस नहीं किया जा सकता है, ये एक जैसे दिखते हैं। उसी के बाद अगर फैटर्नल ट्विंस की बात की जाए तो ये दो जाइगोट से मिल करके बने होते हैं, यानी इसमें सिंगल सेल नहीं होता है, इसमें दो सेल आपके लिए कवर अप होती है। तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि वो देखने में सेम हो, सेम ना भी हो, सेम जेंडर के हों, सेम जेंडर के ना भी हों, पर
ये दो सेल से मिलकर के बने होंगे, राइट। मतलब यहां पर चांसेस क्या है कि यहां पर चांसेस ये है कि वो बिल्कुल सेम दिखेंगे, उनकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल होगा, यानी कि जो जीन्स हैं वो कहीं ना कहीं तक काफी हद तक सेम होंगे। बट यहां पर बात की जाए तो यहाँ पर सेम जेंडर होना जरूरी नहीं है, कि एक ऐसा हो सकता है एक लड़का हो एक लड़की हो। और इसके अलावा बात करें तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो माँ बाप की जो यानी कि जो बालों का कलर है एक बच्चे का ऐसा हो सकता है कि जो पिता के बालों का कलर हो वैसा हो, और ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे का बालों का कलर ऐसा हो कि जैसा कि माता के बालों का रंग है, राइट। तो देखिए हम समझ रहे थे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में। तो ये अब दो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, दो आइडेंटिकल ट्विंस हैं जो लगभग हर चीज में सेम है। तो ऐसा अगर एक को एक पुअर फैमिली में रखा जाए और एक को एक रिच फैमिली में रखा जाए तो कहीं ना कहीं लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में अंतर आएगा। एग्री करते हैं कि दोनों यानी कि दोनों की सोच में बदलाव आएगा। हालांकि दोनों की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं तक बिल्कुल सेम है, पर इसके बावजूद अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सोचिए कि एक बच्चे को साधुओं के साथ आपने रहने के लिए छोड़ दिया है तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो डाकू बन जाएगा। रेयर ऑफ द केस में, यानी कि ऐसा सोचा नहीं जा सकता है, क्योंकि इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। अगर इसी के बीच में बात की जाए यहां पर एजुकेशनल इंप्लीकेशन की, इसका एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या है। यानी कि हम जो ये सीख रहे हैं कहीं ना कहीं हमें अपनी जिंदगी में अप्लाई तो करना है, क्योंकि हम टीचर बनने जा रहे हैं या हम टीचर हैं, तो हमें कैसे अपनी जिंदगी में इसे अप्लाई करना है। देखिए एज ए टीचर ये जरूरी है कि हम बच्चों को बेस्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, उसके इमोशंस को समझें। कहीं ना कहीं हम हम पीटीएम मीटिंग्स भी लेते हैं, जो अगर आपने यानी आप भी उस स्टेज से होकर गो थ्रू कर चुके हैं। तो जो पेरेंट टीचर मीटिंग का जो मेन पर्पस होता था वो यही होता था कि कहीं ना कहीं बच्चे के बैकग्राउंड को जाना जाए और उसके बाद में उसके साथ में एक इंटरेक्शन बनाई जाए। जैसे हमने लास्ट टाइम जो लास्ट क्लास मैंने ली थी वो उसमें किशोर अवस्था में एक स्टैनली हॉल ने एक बात कही थी, एक बहुत अच्छा कथन कहा था कि किशोर अवस्था बहुत ही संघर्ष और तूफान का काल है। यानी कि वहां पर जो ये बात कही गई है उसमें क्या है कि कहीं ना कहीं पेरेंटिंग में ऐसा होता है कि उस समय पर बच्चा किसी की सुन नहीं हो रहा होता है, एक हीरो वर्शिप आ जाती है, अपने पेयर ग्रुप की सुन रहा होता है, अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहा होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस वहां पर जनरेट होते हैं। तो ये जरूरी है कि उस समय बच्चे को एज ए फ्रेंड ट्रीट किया जाए। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं टीचर पे भी अप्लाई होती हैं कि क्योंकि वो बच्चे उस समय तक स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, तो बच्चों को आइडेंटिटी अपनी क्रिएट करनी है, उनके जो हार्मोन्स है वो तेजी से चेंज हो रहे होते हैं। तो ये जरूरी है कि टीचर इन चीजों को समझे और उन्हें इस तरीके से इम्प्लीफाई करे कि बच्चे को ये चीज समझ में आए कि कहीं ना कहीं जो सामने वाला व्यक्ति है यानी जो टीचर है उसे समझ पा रहा है, जिससे कि उसका बेस्ट डेवलपमेंट हो सके। आशा करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाली आगे की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।